वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन मुख्य भाग होते हैं, तीन मुख्य घटक होते हैं। नंबर 1 रुधिर यानी ब्लड, नंबर 2 रुधिर वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स, और नंबर 3 हार्ट, हृदय। रुधिर की बात हम कर चुके हैं, ब्लड की बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के दूसरे महत्वपूर्ण घटक की, जिसका नाम है रुधिर वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब देखिए, हमारे शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 धमनी, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं आर्टरी। आर्टरी, धमनी या आर्टरी। नंबर 2 शिरा, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम वेन। और नंबर 3 होती हैं रुधिर केशिकाएं। रुधिर केशिकाएं, यह है रुधिर वाहिकाएं और यह है रुधिर केशिकाएं। रुधिर केशिकाओं को अंग्रेजी में बोलते हैं हम ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अगर हम चित्र को देखें तो देखिए, ये जो लाल रंग में दिखाई दे रहा है, ये तो है हमारी धमनी या आर्टरी। ये जो नीले रंग में दी गई है,
ये है हमारी शिरा या वेन, शिरा या वेन। और ये जो बीच में गुच्छा सा दिखाई दे रहा है हमें, ये है रुधिर केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज, रुधिर केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज। और चित्र को देखने से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो धमनी है, आर्टरी है, और ये जो शिरा है, वेन है, ये दोनों आपस में जुड़ी रहती हैं। किससे? रुधिर केशिकाओं से, ब्लड कैपिलरीज से, इस गुच्छे से। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज का, रुधिर वाहिकाओं का, रुधिर केशिकाओं का एक सिरा तो धमनी से जुड़ा हुआ होता है, आर्टरी से जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा जो सिरा होता है वो शिरा से जुड़ा हुआ होता है, वेन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यानी धमनी व शिराओं के जो सिरे होते हैं वो आपस में रुधिर केशिकाओं के माध्यम से, ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से जुड़े होते हैं, जैसा कि हमें चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम ये तो हमने आपको बता ही दिया कि हमारे शरीर में 3 मुख्य प्रकार की रुधिर वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, धमनी यानी आर्टरी, शिरा यानी वेन, और रुधिर केशिकाएं यानी ब्लड कैपिलरीज। हमने आपको यह भी बता दिया कि धमनी और शिराएं जो होती हैं, आर्टरी और वेन जो होती हैं, ये आपस में रुधिर केशिकाओं के माध्यम से, ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं, इनके सिरे आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके धमनी यानी आर्टरी, शिरा यानी वेन, और रुधिर केशिकाएं यानी ब्लड कैपिलरीज, इन पर थोड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे धमनी पर यानी आर्टरी पर। धमनी या आर्टरी जो है ये क्या चीज है? देखिए, धमनी या आर्टरी जो है ये एक प्रकार की रुधिर वाहिका है, ब्लड वेसल है। और ये जो ब्लड वेसल है, धमनी या आर्टरी, इसकी मुख्य पहचान ये होती है कि धमनी या आर्टरी जो है ये ब्लड को, खून को हार्ट से, हृदय से और दूर ले जाती है, यानी शरीर के अन्य भागों में ले जाती है, कोशिकाओं की ओर लेके जाती है। धमनी या आर्टरी की मुख्य पहचान है, अगर कोई भी ब्लड वेसल है और वो ब्लड वेसल ब्लड को, खून को हार्ट से दूर ले जा रही है, बॉडी पार्ट्स की तरफ, किसी भी अन्य बॉडी पार्ट की तरफ ले जा रही है, लेकिन हार्ट से दूर ले जा रही है, हार्ट की तरफ नहीं ला रही है, हार्ट से दूर ले जा रही है, तो उसको हम कहते हैं धमनी या आर्टरी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, धमनी या आर्टरी जो होती है, हार्ट से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है उसको पहुंचाती है। आमतौर पे बोला है, हमेशा नहीं। आमतौर पे ये जो धमनी होती है इसके अंदर, या आर्टरी जो होती है इसके अंदर ऑक्सीजन युक्त, O2 युक्त ब्लड होता है। लेकिन अगर हम मुख्य पहचान की बात करें तो मुख्य पहचान ये होती है, हमें ये देखना पड़ता है कि ब्लड जो है, खून जो है, हार्ट से दूर जा रहा है या हार्ट के अंदर आ रहा है। तो आर्टरी जो है, धमनी जो है, उसकी मुख्य पहचान ये होती है कि इसके अंदर ये जो ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर वाहिकाएं हैं, ये रुधिर को, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाते हैं, यानी अन्य बॉडी पार्ट्स की ओर ले जाती हैं। ठीक है, और ये जो धमनी या आर्टरी होती है, इसको आमतौर पे चित्र के अंदर जब हम दिखाते हैं तो लाल रंग से दिखाते हैं, जैसा कि इस चित्र में भी हमने लाल रंग से दिखाया है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने कहा कि जो धमनी है, आर्टरी है, वो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है, यानी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। अब हार्ट क्या है? एक पंपिंग मशीन होता है। हार्ट के बारे में विस्तार से चर्चा हम और करेंगे,
लेकिन फिलहाल समझ लें हार्ट क्या है, एक पंपिंग मशीन है। तो हार्ट जब पंप करता है, किसी चीज को हम प्रेशर से पंप करता है हार्ट, तो निश्चित तौर से ब्लड का प्रेशर तेज होता है। तो क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर अधिक होता है, क्योंकि हार्ट धमनी की शरीर की प्रत्येक कोशिका तक खून पहुंचाने के लिए खून को तेजी से पंप करता है। इस वजह से ये जो धमनी या आर्टरी होती हैं, इसमें अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और अधिक ब्लड प्रेशर इसमें पाया जाता है। इस वजह से यह भी जरूरी हो जाता है कि ये जो ब्लड वेसल है, धमनी या आर्टरी, रुधिर वाहिका जो है धमनी या आर्टरी, इसकी दीवारें उस ब्लड प्रेशर को, उस ज्यादा ब्लड प्रेशर को सहन करने की दृष्टि से मोटी होनी चाहिए। और न केवल मोटी होनी चाहिए बल्कि वो लचीली भी होनी चाहिए, प्रत्यास्थ भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वरना तो फट जाएगी। इसलिए धमनी या आर्टरी जो होती है, इसकी जो मोटाई होती है, इसकी दीवारों की जो मोटाई होती है वो ज्यादा होती है, और ये लचीली भी होती है, प्रत्यास्थ भी होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है। ठीक है, प्रेशर तेज होने के कारण, क्योंकि रुधिर के वापस लौटने का खतरा नहीं होता। हमने बताया कि हार्ट पंप कर रहा है, पीछे मोटर पंप कर रही है किसी चीज को, तो प्रेशर तेज होता है। तो प्रेशर तेज होता है तो प्रेशर की वजह से जो ब्लड भेजा गया है वो वापस नहीं लौट सकता, प्रेशर तेज है इस वजह से, इसलिए खतरा ही नहीं है कि वापस लौटेगा। इसलिए धमनी की जो दीवारें होती हैं, इसके अंदर वॉल्व नाम की एक संरचना होती है, वो नहीं पाई जाती है। वॉल्व क्या होता है, एक इस तरह से मांस का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। इसमें क्या है, ब्लड जैसे मान लीजिए यहां से आ रहा है तो आ तो सकता है, लेकिन जब ये लौटेगा तो ये मांस के जो टुकड़े होते हैं ये बंद हो जाते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है, यानी वापस लौट नहीं सकता। ठीक है, तो क्योंकि धमनी में आर्टरी के अंदर हार्ट से पंप किया हुआ तेज प्रेशर वाला ब्लड होता है, इसलिए इसमें इनके अंदर जो है ब्लड के वापस लौटने का जो है खतरा ही नहीं होता। इस वजह से धमनी या आर्टरी के अंदर वॉल्व नाम की जो संरचना होती है वो पाई नहीं जाती है। वॉल्व नाम की संरचना किसमें पाई जाती है, वेन या शिरा में। ये जो नीले वाले हिस्से में देखिए, ये मांस का ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा ये जो हिस्सा है ये है वाल्व। ये वन वे होता है, यानी खून यहां से यहां तो आ जाएगा, लेकिन जैसे ही खून वापस लौटने लगेगा, बाई चांस प्रेशर कम है तो वापस भी लौटता है। जैसे हम कोई भी पाइप लें और हम फूंक से उसमें उसमें फूंक मारें, उसमें थोड़ा पानी हो तो वो आगे की तरफ दौड़ता है। अगर हम फूंक कम मारेंगे तो वापस की तरफ वापस लौट आता है। तो वापस ना लौट पाए खून, इसलिए शिराओं के अंदर जो होता है वो एक वाल्व नाम की संरचना होती है जो कि खून को वापस नहीं लौटने देता। लेकिन क्योंकि धमनी या आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर पहले से ही ज्यादा होता है, इस वजह से खून के वापस लौटने की संभावना ही नहीं होती, और इस वजह से ये जो ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर वाहिकाएं हैं, धमनी या आर्टरी, इसके अंदर वाल्व नाम की संरचना नहीं पाई जाती। ठीक है, अब देखिए एक खास बात और बता दें कि ये जो धमनी या आर्टरी होती है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं धमनी या आर्टरी नाम की, ये हमारे शरीर में थोड़ी ज्यादा गहराई पर होती हैं, अधिक गहराई पर होती हैं। क्यों होती हैं, इसमें भी एक राज की बात है। क्योंकि अगर ये गहराई पे ना हो तो, क्योंकि हमने भी बताया था कि इसके अंदर तेज प्रेशर वाला ब्लड होता है, अगर ये हमारी शरीर की सतह पर ही हो और उसमें गलती से कट लग जाए, किसी भी कारण से कट लग जाए, तो बड़ी तेजी से
हमारा खून बहेगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। दूसरी बात, ये हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स को खून सप्लाई करती हैं। तो जैसे ही ये कटेगा तो एक तो खून तेजी से बहेगा और बॉडी पार्ट्स को जो सप्लाई हो रहा है ब्लड वो तुरंत रुक जाएगा। इस वजह से बॉडी पार्ट्स जो हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं, वो मरना शुरू हो जाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, समझ में बात? तो भगवान ने पहले से ही ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर वाहिकाएं हैं, धमनी नाम से, आर्टरी नाम से, ये हमारे शरीर में थोड़ी गहराई पर होती हैं ताकि आसानी से ये क्षतिग्रस्त ना हो पाए। सिर्फ इक्की दुक्की जगह शरीर में होती है जहां पर ये शरीर की सतह पर होती है, गहराई पे नहीं होती है। उदाहरण के लिए हमारी जो नाड़ी होती है ना, हमारी जो हथेली होती है, उसमें अंगूठा जो होता है ना, अंगूठे के ठीक नीचे नाड़ी होती है, नाड़ी, पल्स। डॉक्टर लोग या वैद्य लोग जो होते हैं इस नाड़ी या पल्स पर हाथ लगा करके और आदमी के स्वास्थ्य का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, तो ये नाड़ी जो होती है वास्तव में एक धमनी होती है, आर्टरी होती है, और यहीं पर अंगूठे के नीचे जो नाड़ी वाला स्थान होता है, यहीं पर ये जो धमनी आर्टरी होती है, ये हमारे शरीर की सतह पर होती है। अन्यथा अधिकांशतः जितनी भी धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, ये हमारे शरीर में गहराई पर होती है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई हमारी धमनी की। ठीक है, धमनी में हमने कुछ मुख्य बातें आपको बताई। जैसे पहली चीज़ तो ये है कि ये हमारे शरीर में हृदय से, हार्ट से खून को अन्य बॉडी पार्ट्स में, कोशिकाओं की तरफ ले जाती है, दूर ले जाती है। ठीक है, दूसरी बात हमने ये भी बताई कि इनमें प्रेशर ज़्यादा होता है। तीसरी बात हमने ये भी बताई कि इनके अंदर, इनकी जो दीवारें होती हैं, मोटी होती हैं। चौथी बात हमने ये भी बताई कि इनकी दीवारें मोटी होने के साथ साथ लचीली भी होती हैं, फ्लेक्सिबल भी होती हैं, प्रत्यास्थ भी होती हैं। पांचवी बात हमने ये भी बताई कि इनकी दीवारों में क्योंकि प्रेशर, इनके अंदर प्रेशर क्योंकि ब्लड का ज़्यादा होता है, इसलिए वॉल्व नाम की जो संरचना होती है वो नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसमें इनकी आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है, और छठी बात हमने इसमें ये बताई कि ये जो धमनियाँ या आर्टरी होती हैं हमारे शरीर में मुख्यतया गहराई में पाई जाती हैं, सिवाय नाड़ी वाले स्थान को छोड़ करके, जो कि हमारे हथेली में अंगूठे के ठीक नीचे होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी धमनी या आर्टरी की। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार की रुधिर वाहिका पर, यानी ब्लड वेसल पर, जिसका नाम है शिरा या वेन। शिरा या वेन नाम की ये जो रुधिर वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इनकी मुख्य जो पहचान होती है वो ये होती है कि शिरा या वेन जो होती हैं ये खून को, ब्लड को शरीर के विभिन्न बॉडी पार्ट्स से, विभिन्न अंगों से, विभिन्न कोशिकाओं से इकट्ठा करके और हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर लाती हैं, उसमें डालती हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि आर्टरी या धमनी नाम की जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो रुधिर को, खून को हार्ट से और दूर ले जाती हैं, यानी शरीर के अन्य बॉडी पार्ट्स में लेके जाती हैं। लेकिन शिरा क्या करती है? जस्ट उल्टा करती है। ये बॉडी पार्ट से खून को लेकर के और वापस से हार्ट में डालती है। ये एक महत्वपूर्ण पहचान। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इन दोनों में एक मुख्य अंतर और भी होता है कि धमनी जो होती हैं, आर्टरी जो होती हैं, उनके अंदर मुख्यतया ऑक्सीजन युक्त खून बहता है, फ्लो करता है, जबकि वेन या शिरा जो है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो खून होता है वो फ्लो करता है। ठीक है, हार्ट से जो ऑक्सीजन युक्त खून होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है कौन? धमनी या आर्टरी।
और शरीर के विभिन्न भागों से जो कोशिकाएं होती हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है उससे युक्त जो खून होता है उसको विभिन्न कोशिकाओं से इकट्ठा करके और वापस से हार्ट के अंदर डालती है, उसको हम कहते हैं शिरा या वेन। ठीक है। ऑक्सीजन युक्त जो खून होता है उसको हम कहते हैं शुद्ध रक्त, शुद्ध खून। और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो होता है खून उसको हम कहते हैं अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। ठीक है। तो आम तौर पे तो होता यह है कि जो धमनी या आर्टरी होती है इसके अंदर शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, और शिरा या वेन जो होती हैं उनके अंदर अशुद्ध रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। देखिए आमतौर पे हमेशा नहीं है, इसका एक दो अपवाद हैं जो समय आने पे हम आपको बताएंगे। ठीक है। शिरा और धमनी में जो मुख्य अंतर है वो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त के आधार पे नहीं माना जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि रक्त जो है वो हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जा रहा है या बॉडी पार्ट्स से इकट्ठा होकर के हार्ट में आ रहा है। अगर हृदय से या हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, शरीर के अन्य भागों में जा रहा है, तब तो वो जो ब्लड वेसल्स हैं जो ये काम कर रही हैं उनको हम कहते हैं धमनी या आर्टरी। और अगर बॉडी पार्ट से ब्लड इकट्ठा होकर के और हार्ट के अंदर आ रहा है तो इस काम में जो रुधिर वाहिकाएं लगी हुई हैं, ब्लड वेसल्स लगी हुई हैं, उनको हम कहते हैं शिराएं या वेन। ठीक है। अब देखिए जो शिरा या वेन होती हैं उनको जब हम प्रदर्शित करते हैं चिकित्सा विज्ञान के अंदर तो आमतौर पे नीले रंग से करते हैं, जैसा कि इस चित्र में भी हमने प्रदर्शित किया हुआ है। ठीक है। अब देखिए ये शिरा या वेन जो होती है हमने बताया इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी अशुद्ध रक्त होता है और ये विभिन्न बॉडी पार्ट से कोशिकाओं से इकट्ठा होकर के और वापस से हार्ट में आता है। कोशिकाओं से हार्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कोशिकाओं के अंदर तो कोई पंपिंग मशीन होती नहीं है। इसका मतलब जो रक्त आ रहा है वो धीमी गति से आएगा। ठीक है। अगर हार्ट के अंदर रक्त आ रहा है तो वो धीमी गति से आएगा, अगर हार्ट से रक्त जा रहा है तो वो तेज गति से जाएगा। ठीक है। तो क्योंकि हार्ट में जो रक्त आ रहा है शिराओं के माध्यम से, वेन के माध्यम से, वो धीमी गति से आता है, इसलिए शिराओं के अंदर, वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर कम पाया जाता है। और क्योंकि शिराओं में या वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है इसलिए इनकी जो दीवारें होती हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो भी पतली होती हैं, थिन होती हैं। और पतली और थिन ही नहीं होती बल्कि वे लचीली भी नहीं होती, प्रत्यास्थ नहीं होती, फ्लेक्सिबल नहीं होती, क्योंकि एक तो पहले से ही गति कम है, अगर फ्लेक्सिबल होंगी तो आपस में चिपक सकती हैं। इसलिए भगवान ने पहले से ऐसा सिस्टम बनाया है कि क्योंकि रक्त का प्रवाह, रक्त का जो प्रेशर है वो कम है, इसलिए एक तो धमनी, ये जो शिराएं हैं, वेन्स हैं, इनकी जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, वो पतली होती हैं, थिन होती हैं। साथ ही साथ वो कठोर होती हैं, थोड़ी प्रत्यास्थ या लचीली नहीं होती, फ्लेक्सिबल नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात, प्रेशर कम होने के कारण, क्योंकि खून के वापस लौटने का खतरा काफी ज्यादा हो जाता है, इस वजह से शिराओं में या वेन्स में जो बहने वाला खून है वो वापस से नहीं लौटे। इसको रोकने के लिए शिराओं में या वेन्स के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं वॉल्व, VALVE, वॉल्व। वॉल्व ये एक खास प्रकार की संरचना होती है। इस तरह से देखिए, इसमें सिस्टम क्या होता है कि इधर से जब ब्लड आता है धक्का दे करके तो ये गेट खुल जाते हैं और ब्लड इधर आ जाता है, लेकिन वापस अगर ये जाना चाहे तो ये, क्योंकि गेट्स बंद हो जाते हैं,
इसलिए वापस नहीं जा सकता। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया, देखिए ये जो चीज़ है ये वॉल्व है, मांस का टुकड़ा मान लीजिए इसको, ठीक है। तो शिराओं के अंदर, वेन्स के अंदर वॉल्व पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनमें प्रेशर कम होता है, ब्लड प्रेशर, और ब्लड के वापस लौटने का खतरा ज़्यादा होता है। धमनी या आर्टरी में वॉल्व नहीं पाए जाते क्योंकि वहाँ पर ब्लड प्रेशर तेज होता है और रुधिर का, ब्लड का वापस लौटने का जो चांस होता है, खतरा जो होता है वो बेहद कम होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई है। अब देखिए शिराएं जो होती हैं, वेन्स जो होती हैं, वो हमारे शरीर में आम तौर पर सतह पर होती हैं। हमने आपको बताया था कि धमनियाँ जो होती हैं, आर्टरी जो होती है, वो हमारे शरीर में गहराई पर होती है, जबकि शिराएं जो हैं, वेन्स जो हैं, वो हमारे शरीर में गहराई में नहीं होती हैं बल्कि सतह पर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें ब्लड प्रेशर बड़ा स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, और वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून होता है। तो अगर इनमें किसी प्रकार से, किसी कारण से क्षतिग्रस्त भी हो जाएं, तो एक तो खून कम गति से बाहर निकलेगा, और जो खून निकलेगा वो भी ऑक्सीजन विहीन होगा। इस वजह से हमें, हमारे शरीर को कम हानि पहुंचेगी। ब्लड भी कम गति से निकल पाया और जो निकला वो भी ऑक्सीजन युक्त नहीं है। इस वजह से हमारे शरीर को थोड़ी धीमी गति से हानि होती है। तो शिराएं जो हैं, भगवान ने पहले से ही सिस्टम ऐसा बनाया कि शिराएं जो हैं, वेन्स जो हैं, वो हमारे शरीर की सतह पे बनाई हैं, और जो आर्टरी या धमनी है वो हमारे शरीर के अधिकतर गहराई पे बनाई गई है, ठीक है। अब समझ, हमारे शरीर में जैसे हाथों में हम देखते हैं ना नसें, बहुत से लोगों के जो नसें दिखाई देती रहती हैं, वो वास्तव में शिराएं होती हैं, वेन्स होती हैं, आर्टरी नहीं होती, धमनी नहीं होती वो, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी शिराओं या वेन्स की, जो कि हमारी रुधिर वाहिकाओं का दूसरा प्रकार है, ब्लड वेसल्स का दूसरा प्रकार है। अब हम बात करेंगे रुधिर वाहिकाओं के यानी ब्लड वेसल्स के तीसरे प्रकार पर, जिसका नाम है रुधिर केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज। रुधिर केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि रुधिर केशिकाएं, केशिकाएं, केश यानी होता है, केश का मतलब होता है बाल, केश का मतलब होता है बाल। केशिकाएं यानी बाल के आकार की जो नलियां होती हैं, ट्यूब होती हैं, उनको हम कहते हैं रुधिर केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो रुधिर केशिकाएं जो हैं, ये जो रुधिर वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये केश के बराबर होती हैं। इनका आकार बेहद बारीक होता है, बहुत पतला होता है, और गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं। जैसा कि इस चित्र में ये जो दिखाया गया है, ये गुच्छे के रूप में, ये है रुधिर केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो रुधिर केशिकाएं या ब्लड कैपिलरीज जो हैं, ये केश के आकार की होती हैं, बहुत बारीक होती हैं, और गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं। और एक सिरे से तो ये धमनी या आर्टरी से जुड़ी होती है, इनका एक सिरा, और इनका दूसरा जो सिरा होता है वो वेन या शिरा से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। रुधिर केशिका या ब्लड कैपिलरीज के नाम से जाने जाने वाली इन रुधिर वाहिकाओं को, इन ब्लड वेसल्स की कोशिकाओं की जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वो बेहद बारीक होती है, बहुत बारीक होती है, बड़ी स्पेशल किस्म की होती है। अतः इनके द्वारा, यानी ब्लड कैपिलरीज जो हैं, रुधिर केशिकाएं जो हैं, उनकी जो झिल्ली है, उसके द्वारा विसरण के माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से, विसरण को बोलते हैं डिफ्यूजन, विसरण के माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। O2, CO2, इनका आदान प्रदान होता है। गैस कौन सी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और तरह तरह की चीजें होती हैं, उनका आदान प्रदान होता है, ठीक है। और आसानी से होता है, वो भी बिना इस ट्यूब के क्षतिग्रस्त हुए। ट्यूब भी वैसी की वैसी, दिखने में वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन चीज अंदर और बाहर जा सकती है। किस माध्यम से? विसरण के माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से,
ठीक है। अब विसरण के माध्यम से ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें रुधिर केशिकाओं की दीवारों को बिना क्षति पहुंचाए अंदर या बाहर आती जाती रहती हैं। ये सब कैसे होता है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा विसरण का अर्थ, डिफ्यूजन का अर्थ। विसरण या डिफ्यूजन क्या होता है, इसको पहले समझना पड़ेगा। हमने अभी तक जो बात की वो सिर्फ इतनी सी की है कि रुधिर केशिकाएं या ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो केश के आकार की होती हैं, बेहद बारीक होती हैं और गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं। और इनकी जो दीवारें होती हैं वो बेहद पतली होती है, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बेहद पतली होती है, झिल्ली होती है पतली। और इस पतली झिल्ली से विसरण के माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, अंदर और बाहर गैस आ जा सकती है। कैसे होती हैं इसको समझने के लिए हमें विसरण का अर्थ समझना होगा, डिफ्यूजन का अर्थ समझना होगा। तो देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या चीज है। आखिर किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता, हाई कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता यानी लो कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर गति करने की जो घटना होती है उसको हम विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम एक बीकर लेते हैं और उसके अंदर पानी भर लेते हैं, ठीक है, और इस पानी के अंदर हम एक बूंद जो है स्याही डाल देते हैं। तो हम देखते हैं कि स्याही की बूंद जहां पर पड़ी है, जहां पर भी पानी में स्याही की बूंद पड़ी है, वो जो क्षेत्र है वो है उच्च सांद्रता वाला, यानी यहां पर स्याही जो है उसका गाढ़ापन ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि ये जो स्याही है धीरे धीरे बाहर की ओर बाकी का जो पानी है उस तरफ फैलती है। क्यों? स्याही जो है यहां पे तो उच्च सांद्रता है, हाई कंसंट्रेशन है, और बाकी का जो पानी है वहां पर स्याही के हिसाब से लो कंसंट्रेशन है, कम सांद्रता वाला क्षेत्र है। तो हाई कंसंट्रेशन की जो चीज है वो, उच्च सांद्रता वाली जो चीज है वो निम्न सांद्रता यानी कम सांद्रता वाले, लो कंसंट्रेशन वाले इलाके की ओर फैलती है, गति करती है। और ये जो घटना होती है इसी को हम विसरण कहते हैं। और देखते हैं हम थोड़ी देर में कि पूरा ये स्याही फैलते फैलते पूरे जार में फैल जाती है, पूरे जार का कलर नीला हो जाता है, ठीक है। तो विसरण या डिफ्यूजन का मतलब सिर्फ इतना सा समझें कि अगर किसी जगह पर मान लीजिए कोई पात्र है, कोई अपनी ब्लड वेसल है, इसमें अंदर की तरफ किसी भी चीज का, चाहे से मान लीजिए ऑक्सीजन है, मान लीजिए ऑक्सीजन कम है यानी इसकी सांद्रता कम है, O2 कम है, और बाहर अगर O2 ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, ये डिफ्यूजन के माध्यम से, विसरण के माध्यम से ये जो ऑक्सीजन है जो ज्यादा है बाहर की तरफ, वो अंदर की तरफ जहां पे ऑक्सीजन नहीं है या कम है उस तरफ अंदर आ जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। इसी तरह से अंदर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कम है, इधर कम है, तो अंदर वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकल जाएगी डिफ्यूजन के माध्यम से, ठीक है। तो डिफ्यूजन या विसरण का मतलब क्या हुआ, कोई भी पदार्थ हो अगर वो उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति कर रहा है तो इस घटना को, इस फिनोमेना को हम कहते हैं विसरण या डिफ्यूजन। आगे समझ। अब मान लीजिए ये जो रुधिर केशिकाएं हैं, ब्लड कैपिलरीज है, इसका हम कुछ हिस्सा ले लेते हैं। मान लीजिए ये रुधिर केशिका है, ब्लड कैपिलरी है, और इस ब्लड कैपिलरी के रुधिर केशिका के चारों तरफ हम जानते हैं कि जहां कैपिलरीज जाती है उसके चारों तरफ
कोशिकाएं भी होती हैं। तो ये मान लीजिए ये कोशिका है, ये हमारी कोशिका है, सेल, ठीक है, ये कोशिका या सेल है। और कोशिका या सेल के अंदर ये जो संरचनाएं आपको दिख रही हैं, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जहां पे कि श्वसन होता है, जहां की श्वसन के माध्यम से ऊर्जा बनाई जाती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है और उससे ऊर्जा बनती है, ठीक है। और ऑक्सीजन इसमें आवश्यक होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये तो ब्लड कैपिलरी है ये वाली, और ये उसके आसपास हमारे शरीर की बहुत सारी कोशिकाएं, ठीक है। अब विसरण में होता क्या है, मान लीजिए हमारी ब्लड जो कैपिलरी है इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है और बाहर की तरफ ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। तो बाहर की तरफ ऑक्सीजन मौजूद है, यानी ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वो अधिक है, सांद्रता अधिक है, ठीक है। और अंदर नहीं है ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, O2 कम है, ठीक है। तो विसरण का नियम क्या कहता है कि अधिक सांद्रता वाला पदार्थ कम सांद्रता वाले पदार्थ की ओर मूव करता है, गति करता है, ठीक है। तो बाहर से अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा सिस्टम हो कि ये जो ब्लड कैपिलरी है इसके अंदर ऑक्सीजन पहले से ही ज्यादा है, अंदर बह रही है, ठीक है। तो अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, बाहर हमारी कोशिका मौजूद है, इस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन चाहिए, तो बाहर कैसे आएगी इस दीवार को तोड़ करके, ये इसमें कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है। अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है, कोशिका में इसका ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, तो ये डिफ्यूजन के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से ऑक्सीजन निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में, यानी जो कोशिका है उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। उसके बाद में होता क्या है, प्रवेश कर गई तो ऑक्सीजन तो पहुंच गई कहाँ पे, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, इस तरह तो पहुंच गई। अब कोशिका की जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर श्वसन की क्रिया हुई, रेस्पिरेशन की क्रिया हुई, और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, ठीक है। अब हो गया है उल्टा, कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, यानी ये जो रुधिर केशिका है, ब्लड कैपिलरी है, इसके बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम है ही नहीं, मतलब। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उच्च सांद्रता वाला पदार्थ वापस से निम्न सांद्रता वाले स्थान पर गति करेगा। तो यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वापस से ब्लड कैपिलरी के अंदर, रुधिर केशिका के अंदर घुस जाएगी, वो भी बिना इस रुधिर केशिका की जो झिल्ली है, दीवार है, उसको कोई नुकसान पहुंचाए। तो इस तरह से विसरण के माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से ब्लड कैपिलरीज में रुधिर केशिका के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन निकल करके कोशिकाओं को प्राप्त होती है और कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो निकल करके वापस से ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाती है और ब्लड कैपिलरीज से वो आगे जा करके हमारे फेफड़ों में यानी लंग्स के अंदर पहुंच जाती है और लंग्स के जरिए ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, ठीक है। रुधिर वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स पर अब तक जो हमने चर्चा की है उसके आधार पर हम काफ़ी हद तक धमनी यानी आर्टरी और शिरा यानी वेन्स में अंतर समझ चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके हम एक बार पुनः धमनी यानी आर्टरी और शिरा यानी वेन में क्रम से एक एक करके अंतर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, धमनी यानी आर्टरी और शिरा यानी वेन में कुल मिलाकर के हम 8 अंतरों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, धमनी जो होती है, जो कि लाल रंग से आमतौर पे दिखाई जाती है,
इन धमनियों के अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी O2 वाला रक्त, ऑक्सीजन युक्त, इनका परिवहन होता है। धमनी के अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन होता है। जबकि जो शिराएं होती हैं, वेन्स होती हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त यानी अशुद्ध रक्त, उसका परिवहन होता है। ठीक है, यानी जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त जा रहा है उसको तो हम कहते हैं धमनी। आमतौर पे बता रहे हैं, ठीक है। वैसे धमनी की मुख्य पहचान तो दूसरी होती है। धमनी की मुख्य पहचान होती है दूसरा, ये जो हमने बिंदु लिख रखा है, ये कि धमनियां जो होती हैं रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, हार्ट से दूर ले जाती हैं, जबकि शिराएं जो होती हैं रक्त को हार्ट की ओर लाती हैं। यह धमनी और शिरा की मुख्य पहचान है। ठीक है, तो देखिए यहां लिखा हमने, धमनी में आमतौर पर ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन होता है सिवाय हृदय की फुफ्फुस धमनियों के। फुफ्फुस धमनियों के। अब हृदय की फुफ्फुस धमनियां कौन सी होती हैं, जब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तब हम आपको उसको बारे में बताएंगे। फिलहाल पहचान के लिए आप सिर्फ ये जो नीले रंग की बनी हुई हैं इधर और ये हृदय की फुफ्फुस धमनी है जो कि ब्लड को हृदय से बाहर ले जाती है। हृदय से बाहर ले जाने वाले को हम कहते हैं हमेशा धमनी कहते हैं, धमनी। लेकिन धमनियों में अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, लेकिन ये जो हृदय से बाहर ले जा रही है धमनी, इसमें ऑक्सीजन युक्त नहीं होता बल्कि अशुद्ध रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि सिवाय हृदय की फुफ्फुस धमनियों के। ठीक है, इसी तरह से शिराओं में हमने कहा कि शिराओं में आमतौर पे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है सिवाय हृदय की फुफ्फुस शिराओं की। हृदय की फुफ्फुस शिराएं कौन सी होती हैं, ये भी हम जब हृदय के बारे में बात करेंगे तब बताएंगे। फिलहाल पहचान के लिए आप ये समझ लें कि ये जो है लाल रंग वाली दोनों तरफ से, ये हृदय से जुड़ी हुई फुफ्फुस शिराएं हैं, यानी फेफड़ों से रक्त को यहाँ पे लाती हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो अगर किसी भी बॉडी पार्ट से रक्त को कोई ला रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शिरा कहते हैं, शिरा कहते हैं। और शिराओं में आमतौर पे क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अभी थोड़ी देर में पहले बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस युक्त अशुद्ध रक्त होता है, CO2 युक्त होता है। लेकिन ये जो हृदय की फुफ्फुस शिराएं हैं, इनसे जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजन युक्त होता है। ठीक है, इसीलिए हमने यह बात लिखी थी कि धमनी आमतौर पर ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करती हैं और शिराएं आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त जो रक्त है उसका परिवहन करती हैं। इनके दो अपवाद हैं। धमनी का अपवाद है जिसमें ऑक्सीजन युक्त वो नहीं होता है, वो है फुफ्फुस धमनी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। जबकि शिराओं का अपवाद है, शिराओं के में होना चाहिए कौन सा, अशुद्ध रक्त होना चाहिए, CO2 वाला रक्त होना चाहिए। लेकिन हृदय की जो फुफ्फुस शिराएं हैं उनके अंदर CO2 युक्त रक्त नहीं होता, अशुद्ध रक्त नहीं होता, बल्कि ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, इसलिए अपवाद लिखा है हमने। समझ में आई बात। चलिए अब दूसरी बात, धमनियों की जो मुख्य पहचान है, कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं। धमनियां रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, जबकि शिराएं रक्त को हृदय की ओर लाती हैं। ये धमनी है, ये हार्ट है हमारा, हार्ट से बाहर निकल रहा है। लाल वाला देखो, ये जो है हृदय से बाहर निकलता है। तो हृदय से जो बाहर ब्लड जा रहा है
और जिन ब्लड वेसल्स में जा रहा है, रुधिर वाहिकाओं में जा रहा है, उनको हम धमनी कहते हैं। ठीक है। और जिन ब्लड वेसल्स के माध्यम से, रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से ये ब्लड हमारे शरीर में आ रहा है, हमारे हार्ट में आ रहा है, उसको हम कहते हैं शिराएं या वेन्स। ठीक है। तीसरी बात, धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर से, धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। धमनियां जो हैं हार्ट से शुद्ध रक्त को, O2 वाले रक्त को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, जबकि शिराएं जो होती हैं ऑक्सीजन विहीन यानी CO2 युक्त जो रक्त होता है उसको शरीर की प्रत्येक कोशिका से इकट्ठा करके और वापस से हमारे किसमें डालती हैं, वापस से हमारे इसमें डालती हैं, हार्ट में, हृदय में। ठीक है, क्लियर। धमनी, आर्टरी और शिराएं यानी वेन में चौथा मुख्य अंतर होता है कि धमनियों में जो रक्त बहता है उसे हृदय द्वारा पंप किया जाता है, अतः धमनियों में ब्लड प्रेशर अधिक होता है, जबकि शिराओं में जो रक्त बहता है उसे हृदय द्वारा या किसी अन्य अंग के द्वारा पंप नहीं किया जाता है, अतः शिराओं में ब्लड प्रेशर कम पाया जाता है। ठीक है। पांचवा जो अंतर है धमनी और शिराओं में वो है धमनियों में यानी आर्टरी में ब्लड प्रेशर अधिक रहता है। बात वही है क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है इसलिए। ठीक है। धमनियों में ब्लड प्रेशर अधिक रहता है, अतः उसे सहने के लिए धमनियों की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं, जबकि शिराओं में ब्लड प्रेशर कम होता है, अतः शिराओं की दीवारें जो होती हैं वो पतली होती हैं, थिन होती हैं। ठीक है। धमनी यानी आर्टरी और शिरा यानी वेन में छठा मुख्य अंतर होता है कि धमनियों में ब्लड प्रेशर अधिक रहता है, अतः उसे आवश्यकतानुसार समायोजित करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए धमनियों की जो दीवारें होती हैं वो प्रत्यास्थ यानी लचीली यानी फ्लेक्सिबल होती हैं, जबकि शिराओं में ब्लड प्रेशर कम होता है, अतः शिराओं की जो दीवारें होती हैं, वेन्स की जो दीवारें होती हैं वो प्रत्यास्थ या लचीली नहीं होती हैं बल्कि थोड़ी कठोर होती हैं। ठीक है। सातवां अंतर है धमनियों में ब्लड प्रेशर अधिक रहता है, जिसके कारण रक्त के वापस लौटने का खतरा नहीं होता है, अतः धमनियों की दीवारों पर वाल्व नामक संरचना नहीं पाई जाती है, जबकि शिराओं में ब्लड प्रेशर कम रहता है, अतः इसके कारण रक्त के वापस लौटने का खतरा बना रहता है, अतः शिराओं की दीवारों पर वाल्व नामक जो संरचना होती है वो पाई जाती है। ठीक है। धमनी यानी आर्टरी और शिराओं यानी वेन्स में आठवां जो मुख्य अंतर है वो है धमनियां हमारे शरीर में अधिक गहराई में पाई जाती हैं, जबकि शिराएं हमारे शरीर में सतह पर पाई जाती हैं। अंगूठे के नीचे एक स्थान होता है जिसे हम नाड़ी कहते हैं, और केवल इस जगह पर ही धमनी यानी आर्टरी सतह पर दिखाई देती है। धमनियों का हमारे शरीर में गहराई में होना हमारे लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि ऐसा होने से इनके क्षतिग्रस्त होने की तथा उसके कारण होने वाले अपेक्षाकृत अधिक घातक नुकसान की संभावना कम रहती है। शिराओं की अपेक्षा धमनी के क्षतिग्रस्त होने पर हमें अधिक नुकसान पहुंचता है, क्योंकि धमनी में रक्तदाब अधिक होता है, अतः कटने पर रक्त तेजी से बाहर निकलता है, जबकि शिराओं में रक्तदाब कम होता है तो धीमी स्पीड से रक्त बाहर निकलता है। नंबर 2, धमनी कोशिका को रक्त पहुंचाती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त, शुद्ध रक्त, अतः कटने पर
क्योंकि कोशिका तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, शुद्ध रक्त नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए कोशिका तक रक्त नहीं पहुंच पाने से कोशिका अपेक्षाकृत जल्दी मर जाएगी। अगर एक तरफ धमनी कटे, आर्टरी कटे और एक तरफ शिरा कटे या वेन कटे, तो दोनों में से अगर धमनी पहले कटी है तो धमनी से ज़्यादा नुकसान होगा, तुरंत मृत्यु हो जाएगी। जबकि अगर शिरा कटी है तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी धमनी यानी आर्टरी और शिरा यानी वेन्स में जो मुख्य अंतर हैं उनके बारे में। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।